मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर, आज मैं आपको नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद पर उनके जो विचार थे उनके बारे में बताऊंगा। और ये अपना भाग प्रथम होगा। हम इससे आगे वाले वीडियो में इसका दूसरा भाग लेंगे, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आज हमारा टॉपिक हो गया नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद पर विचार। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारत में नेहरू समाजवादियों में अग्रणी नहीं थे। उन्होंने कभी मत परिवर्तन नहीं किया था। उन्होंने कभी किसी समाजवादी संगठन की सदस्यता नहीं ली थी। कभी किसी प्रकार के समाजवादी आंदोलन में भाग नहीं लिया था। वे जीवन पर्यंत कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के सदस्य बने रहे। नेहरू की वंश परंपरा, शिक्षा दीक्षा और उनके साथी जो सहचर्य थे में कोई ऐसा नहीं था जो उन्हें समाजवाद की ओर अग्रसर करता। वे ऐसे सामाजिक वातावरण में रहे थे, पले थे, बढ़े थे, जहाँ प्रगतिशील अथवा समाजवादी विचारों के प्रवेश की कोई गुंजाइश नहीं थी। उपर्युक्त वास्तविकताओं के बावजूद नेहरू की देशभक्ति और स्वयं के अनुभवों ने उन्हें समाजवाद की ओर अग्रसर किया और भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की नींव डाली या फिर कहना चाहिए रखी। और इस लिहाज से नेहरू जी को लोकतांत्रिक समाजवाद के जनक या पिता की भूमिका के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। अब हम यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ और प्रकृति उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूँगा कि ये लोकतंत्र और समाजवाद, जो लोकतांत्रिक समाजवाद है ना, इसमें क्या है कि लोकतंत्र और समाजवाद दोनों के गुणों को आत्मसात किया है, करता है। ये है वो लोकतंत्र और समाजवाद दोनों के जो गुण हैं उनको आत्मसात करता है और दोषों को दूर करता है। जो भी दोनों में दोष हैं उन दोषों को छोड़ा जाता है। जैसा कि लाइमन टावर सार्जेंट ने कहा है, बड़े उद्योगों, उपयोगिताओं और परिवहन सहित अधिकांश संपत्ति पर लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वामित्व चाहता है। निजी संपत्ति के संचालन पर सीमाएं लगाता है और सारी अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियमन चाहता है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या है कि ये जो सार्जेंट ने बताया है कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं, और जो सार्वजनिक हित, जो सबको प्रभावित करने वाले उद्योग
या जो भी कार्य हैं, तो जैसे इसमें परिवहन भी आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन आपका, रेलवे वगैरह सारा, और तो वो सारा सब वो उसको खुले क्षेत्र में छोड़ना नहीं चाहते हैं। उन पर लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वामित्व चाहता है। ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद है ना, ये जो कहना चाहिए बड़े बड़े उद्योग हैं, कारखाने हैं और परिवहन, या फिर कहना चाहिए अधिकांश संपत्ति जो देश में है, उस पर भी ये लोकतांत्रिक ढंग का स्वामित्व है चाहते हैं। और यदि कोई निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति के संचालन पर निजी क्षेत्र है, उस पर भी ये सीमाएं लगाना चाहते हैं। और सारी अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियमन होना चाहिए। कोई भी क्षेत्र इसका सरकारी नियमन के बिना नहीं रहेगा, सरकारी अंकुश रहेगा। तो लोकतांत्रिक समाजवाद की हम कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो नेहरू जी ने बताया है, उनको एक एक करके मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है लोकतांत्रिक समाजवाद। तो पहला है इसमें समस्याओं का निवारण। नेहरू ने 1933 में कहा था कि, इन्वर्टेड कोमाज में आप इसको रख सकते हैं, यदि हमारा उद्देश्य मानव कल्याण है तो हमें विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों, निहित स्वार्थों और मूल लगे वर्गों के हितों को त्यागना होगा। जितनी मात्रा में ये किया जाएगा उतनी ही मात्रा में स्वतंत्रता प्राप्त होगी। 1936 में नेहरू ने कहा था कि मेरा यह सुनिश्चित मत है कि विश्व की समस्याओं और भारत की समस्याओं की एकमात्र कुंजी समाजवाद है। जो भी विश्व की भारत की समस्याएं हैं उनका एक ही समाधान है, वो है समाजवाद। समाजवाद एक आर्थिक सिद्धांत ही नहीं है, बल्कि ये उससे कुछ अधिक है। ये एक जीवन दर्शन है। इसलिए ये मुझसे अपील करता है, मैं समाजवाद के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से भारत के लोगों की गरीबी, व्यापक बेरोजगारी, अवनति और स्वतंत्रता को समाप्त करने का तरीका नहीं देखता। तो नेहरू जी ने ये बताया कि जो समस्याएं हैं, जो भारत के सामने, नवोदित भारत के सामने जो मुँह बाए खड़ी हैं, विकराल समस्याएं हैं, मैंने खूब देख लिया, अच्छी प्रकार से समझ लिया सारी व्यवस्थाओं को, सारे सिस्टम को। तो उसका लगभग एक ही समाधान है, और वो है लोकतांत्रिक समाजवाद के माध्यम से ही उन समस्याओं को हम हल कर सकते हैं, अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने कई बार 33 में और 36 में देश के सामने इस प्रकार से उन्होंने अपने विचारों को रखा। और ये जो उनकी भूमिका है, और ऊपर जो बताया कि भाई सभी का कल्याण करना है, तो कुछ जो विशेषाधिकार वर्ग हैं उसमें कहना चाहिए कि भाई राजा महाराजाओं को जो प्रिविलेजेज हैं और हैं, या फिर समाज में कुछ लोगों को जो विशेष उच्च स्थिति प्राप्त है, तो और निहित स्वार्थों और मूल लगे वर्गों के हितों को त्यागना होगा। ये सब समाज में पहले भी आज भी हैं, तो भाई उनको त्यागना होगा। यदि पूरे देश का कल्याण, पूरे देश के लोगों का कल्याण करना चाहते हो, तो उसमें यह नहीं देखा जाता है कि कुछ एक लोगों का ही हो, सबका कल्याण है तो कुछ एक को फिर छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार का इसमें यह दर्शन देखने को मिलता है। नंबर 2,
समाजवाद के गतिशील स्वरूप का समर्थन। नेहरू ने एक बार कहा था कि मैं समाजवाद को एक उन्नतिशील, गतिशील अवधारणा के रूप में देखता हूँ। मैं इसे एक कठोर धारणा के रूप में नहीं देखता। मेरा विश्वास है कि समाजवाद की अनेक किस्में हो सकती हैं। मैं नहीं समझता कि मुझे समाजवाद को संक्षिप्त, कठोर शब्दों में परिभाषित करने के लिए क्यों कहा जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि भारत में सभी व्यक्तियों को अपने क्षमताओं के अनुसार कार्य के समान अवसर मिलने चाहिए। पूंजीवाद का सारा ढांचा एक प्रकार के बटोरने वाले समाज पर आधारित है। एक समाजवादी समाज को बटोरने की इस प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए और इसके स्थान पर सहयोग को जगह देनी चाहिए। लोकतांत्रिक ढंग से समाजवाद को लाने में समय तो लगेगा ही। तो ये जो समाजवाद का गतिशील स्वरूप है वो उसका समर्थन करते हैं और वो इसको एक गतिशील, उन्नतिशील अवधारणा के रूप में देखते हैं, एक कठोर धारणा के रूप में नहीं। और समाजवाद के अनेक प्रकार किस्में हो सकती हैं संसार में, पर वो कहते हैं कि इनको कठोर शब्दों में, समाजवाद को संक्षिप्त में और कठोर शब्दों में, कठोर कुछ शब्दों में जो इसके लिए प्रयोग किया जाता है उनकी आवश्यकता नहीं है। इतना वो ये बड़ा व्यापक दर्शन है। तो जो इसका सरल सा रूप है जिसमें ज़्यादा रक्तता की या खूनी संघर्ष की आवश्यकता न हो, लोकतांत्रिक ढंग से जो परिवर्तन होते हैं जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं उन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। और ये मैंने भाग प्रथम आज रखा है क्योंकि ये आज पूरा नहीं हो पाएगा और कल मैं इसका दूसरा भाग आने वाली वीडियो में आपके समक्ष रखूँगा। तो कृपया करके आप जो हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद के पर जो नेहरू जी के विचार भाग प्रथम है, इसको और भी बहुत अच्छी प्रकार से ढंग से आप इसकी तैयारी करेंगे। और आने वाले वीडियो में मैं ये भी उचित समझता हूँ कि आप इससे संबंधित बातों को जो थोड़ा बहुत कुछ मेरे से छूट भी सकता है और भी इसमें बहुत सी बातें हो सकती हैं, तो यदि आपका समग्र अध्ययन हो तो आप मेरे साथ शेयर करेंगे उन चीज़ों को। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ।